नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। मैं हूं अजमिश। दिन के 11 बज चुके हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन के साथ। महाराष्ट्र के चुनावी रण में प्रधानमंत्री मोदी की आज संभाजीनगर, पनवेल और मुंबई में रैली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी करेंगे प्रचार। झारखंड में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी नेताओं का धुआंधार प्रचार। जेएमएम के साथ गठबंधन के बाकी दलों का भी दिखेगा दम। विकसित भारत एट 2047 थीम पर दिल्ली में आज से भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की होगी शुरुआत। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल करेंगे उद्घाटन। दिल्ली एनसीआर में गंभीर स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। कई इलाकों में छाई गहरी धुंध। दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी। और श्रीलंका में नई संसद के लिए वोटिंग जारी। दिसानायके को जीत की उम्मीद, तो वहीं विपक्षी दलों के सामने कड़ी चुनौती। चलिए इन सभी खबरों पर देखते हैं, अब विस्तार से नजर डालते हैं। और लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि बड़ी खबर आ रही छत्तीसगढ़ के रायपुर से। और बड़ी खबर यह है कि रायपुर में आज एक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। आपको पूरी जानकारी देते हैं। रायपुर में आज एक इंडिगो की फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी और वजह यह कि नागपुर से कोलकाता जा रही थी ये फ्लाइट और इस फ्लाइट में बम की सूचना मिली। आपको याद होगा कि बीते कई दिनों से एयरलाइंस में हॉक्स बम की कई खबरें आई, जिसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उच्च स्तर पर बैठक की और इसको लेकर के कई एहतियाती कदम उठाए गए हैं। लेकिन इस घटना की जो सूचना मिली उसके बाद अब इंडिगो की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। एयरपोर्ट पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यात्रियों को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया है। ये सबसे बड़ी खबर है कि किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। फ्लाइट नंबर 6E812 ये फ्लाइट नंबर था। 187 यात्री सवार थे, 6 क्रू मेंबर्स के साथ। ये इस उड़ान को बाधा का सामना करना पड़ा और विमान की फिलहाल जांच की जा रही है, क्योंकि ये एक प्रोसीजरल प्रोसेस है कि जब भी इस तरह की कोई खबर मिलती है विमान के हर हिस्से की जांच की जाती है और एहतियातन सभी हवाई यात्रियों को फिलहाल विमान से बाहर निकाल दिया गया है और एयरक्राफ्ट की जांच चले। मनोज सोनू ने हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रायपुर संवाददाता। मनोज, क्या खबर है, क्या अपडेट है इस वक्त? इमरजेंसी लैंडिंग के बाद की सिचुएशन क्या है? जी, जैसे हम सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नागपुर से कोलकाता जाने वाली जो इंडिगो की फ्लाइट है, फ्लाइट संख्या 6E812, जिसमें 187 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर शामिल थे। जो उड़ान भरने के बाद कुछ देर बाद बीच रास्ते में एक धमकी मिली कि उस बम की धमकी खबर मिली और फिर उसके बाद इस इंडिगो विमान को रायपुर के स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे पर ट्रैवल कर दिया और वहां पे उतारा गया। इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और फिलहाल इसकी सुरक्षा जांच की जा रही है। बम निरोधक दस्ता और रायपुर पुलिस इस विमान की पूरी सघन जांच कर रहे हो और पता कर रहे हैं कि क्या इसमें सही में बम है या नहीं है। लेकिन फिलहाल इस किस माध्यम से सूचना मिली है इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं मिल पाई रही। लेकिन 9 बजे इस विमान को जो नागपुर से कोलकाता जाता है उसको 9 बजे रायपुर एयरपोर्ट पर उतारा गया, इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। अभी उसकी जांच चल रही है। सभी इसके जो पैसेंजर वो सुरक्षित है, किसी तरह से कोई हताहत या किसी तरह की सूचना नहीं मिले। लेकिन ये कहा जा रहा है कि विमान उड़ने के बाद कुछ देर बाद इसमें धमकी के बॉम्ब होने की खबर मिली थी। मनोज, ये तो राहत की खबर है कि किसी भी तरह के नुकसान की, किसी भी तरह की कोई खबर नहीं, और अच्छी बात है कि एहतियातन विमान को खाली करा लिया गया है। लेकिन एयरपोर्ट पे क्या स्थिति है? इस घटना की वजह से जो दूसरी फ्लाइट्स होंगी उसमें भी शायद देरी होने की संभावना है। जी, इमरजेंसी लाने के बाद एयरपोर्ट पे अफरा तफरी का माहौल बन गया था। जो बाकी आने वाले जो फ्लाइट से रायपुर में उतरते उसमें उसको रोक दिया गया है और
और जो भी यहाँ से फ्लाइट उड़ती है या फिर आते उसको वो प्रभावित हुई है, जो यहाँ से जाने वाली फ्लाइट भी प्रभावित हुई है, और इसकी जांच होने के बाद ही पूरी जांच होने के बाद ही इस विमान को आगे की तरफ रवाना किया जाएगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद मनोज वक्त देने के लिए, और आप इस पर निगाह बनाए रखिए। बंगाल से भी एक बड़ी खबर आ रही है, और बंगाल से खबर यह है कि वहाँ पर लॉटरी स्कैम की जांच के सिलसिले में आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कई स्थानों पर छापे मारे हैं। ये जो ईडी की रेड हुई है, लॉटरी की वित्तीय धोखाधड़ी और कुछ प्रभावशाली लोगों को लॉटरी टिकट्स के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के सिलसिले में है। और इसी मद्देनज़र कोलकाता के उपनगरों में भी कई जगहों पर छापेमारी की गई है। ईडी ने माइकल नगर के हवाई अड्डे के पास एक लॉटरी टिकट प्रिंटिंग फैक्ट्री पर भी छापा मारा है। साथ ही दक्षिण कोलकाता के लेक मार्केट के पास भी एक बहुमंजिला फ्लैट पर भी रेड डाली गई है। लॉटरी स्कैम पर ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो रेड है वो अभी लगातार जारी है, और फोन लाइन पर प्रसेनजीत बख्शी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रसेनजीत जी, क्या है ये पूरा मामला, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, और ये किस तरह का स्कैम है जिसको बार बार जो कोलकाता से इस तरह की खबरें आती रही हैं? प्रशांत से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, कोलकाता से हमारे संवाददाता। लेकिन इस बात बड़ी खबर है कि कोलकाता प्रसन्नजीत, क्या आप हमारे साथ हैं? प्रसन्नजीत, क्या आप हमारे साथ हैं? आवाज मिल रही है आपको? कोलकाता और उपनगरों में कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है, और लॉटरी घोटाले की जांच के सिलसिले में आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के कई स्थानों पर छापे मारने की खबर है। लॉटरी स्कैम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है, और खबर आ रही है कि ये एक से ज़्यादा जगहों पर छापेमारी की गई है। कुछ प्रभावशाली लोगों को लॉटरी टिकट्स के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में ये जांच जारी है। प्रसेनजीत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रसेनजीत जी, क्या पूरा मामला है, और थोड़ा सा हमें समझाएं कि ये जो ईडी की रेड हुई है वो किस मामले में हो रही है इस वक्त? अजय, आप सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल प्रसेनजीत जी, आवाज आ रही है। अजय, ये पिछले कई सालों से कोलकाता और बंगाल की गांव-गांव में एक लॉटरी का नेटवर्क चालू हुआ था, जिस लॉटरी का नेटवर्क के खिलाफ ये आरोप लगा गया था कि ये हो सकता है कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इस लॉटरी किंग को, जो लॉटरी किंग पहले से दक्षिण भारत में काफी जाने माने थे, उनके खिलाफ काफी एक्शन लिया गया था। इस लॉटरी किंग पश्चिम बंगाल में आने के बाद ये तृणमूल कांग्रेस की संरक्षण में, और खास कर से तृणमूल कांग्रेस की कुछ नेताओं को और उनके परिजनों को बारी बारी में कुछ झूठ लॉटरी बेचकर, मतलब उसमें करोड़ों रुपया इधर से उधर किया गया। ये आरोप पिछले कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों, 1-2 सालों से चल रहा था। खास तौर से आपको पता होगा कि बीरभूम में अनुव्रत मंडल बोल के तृणमूल कांग्रेस की नेता, जो पिछले 2-2.5 साल तिहाड़ जेल में रहने के बाद अभी जमानत में फिर वापस बीरभूम आए हैं, उनके नाम पर, उनके परिजनों के नाम पर ये लॉटरी दिया गया था करोड़ों रुपया करके। और इसमें अभिषेक बनर्जी का भी नाम है। अभिषेक बनर्जी और उनके जो ममता बनर्जी के भतीजा और उनके परिजनों के नाम पर भी लॉटरी का टिकट और उनमें से फर्स्ट सेकंड प्राइज दिया गया था। तो ये आरोप बीजेपी की तरफ से पहले से ही था। अब आप भी ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से जो कार्रवाई सिर्फ बंगाल में, कोलकाता और आजू बाजू में नहीं, हमें जहां तक पता चल रहा है दक्षिण भारत में ये जो इंसान है, इनका जो ठिकाने हैं, वहां पे भी ईडी का रेड चलाया जा रहा है। अजय, लेकिन प्रसेनजीत जी, ये चलिए लॉटरी तो समझ में आती है कि कुछ राज्यों ने अपने राजस्व के लिए लॉटरी को लीगल बना दिया है। हालांकि सभी राज्यों में लॉटरी सिस्टम नहीं है। कोलकाता एक प्रमुख राज्य है जहां पर लॉटरी सिस्टम कई सालों से आप बता रहे हैं चल रहा है, और गरीबों के कई लाख रुपए, कई करोड़ रुपए उसमें डूबे भी हैं, और एक तरह से स्कैम बनता जा रहा है। लेकिन ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो रही है, और ईडी को क्यों इन्वॉल्व होना पड़ा? क्योंकि
चलिए, स्टेट गवर्नमेंट ने तो आपको परमिशन दी है लॉटरी बेचने की, और सही तरीके से अगर आप उसमें मुनाफा कमा रहे हैं, किसी का लॉटरी निकलती है उसको फायदा होता है, वो एक गेम है, मान लीजिए लक का गेम है, वो समझ में आता है। मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो रही है उसमें? ये काफी इंटरेस्टिंग बात है, सवाल भी है अजय। मैं बताऊं कि इसमें क्या है कि ये प्राइवेट लॉटरी है। ये प्राइवेट लॉटरी लॉटरी वैसे जो बेचा जाता है, तो इसमें कुछ बारकोड होनी चाहिए, और वो बारकोड के हिसाब से जो सरकार के पास इसका जो टैक्सेस है वो जाना चाहिए, और इसी हिसाब से स्टेट लॉटरी चलाया जाता है कई जगह पर। लेकिन ये प्राइवेट लॉटरी जो टिकट बेचा जाता है, उसका ना कोई बारकोड है, उसका ना कोई लिमिटेशन है, उसका ना कुछ है, तो मतलब इसका कोई टैक्सेशन सरकार तक पहुंचना, मतलब ये सवाल ही नहीं है, सरकार तक पहुंचा नहीं जाता है, पहली बात। दूसरी बात है कि ये जो बड़े बड़े तृणमूल कांग्रेस की नेता है, कभी कभार हमको सुनने को मिलता था अनुव्रत मंडल को 1 करोड़ रुपया का प्राइज मनी मिल गया, उनके किसी भतीजे को मिल गया 1 करोड़ रुपया, उनके किसी बाकी रिश्तेदार को मिल गया, फिर किसी तृणमूल कांग्रेस की दूसरे कोई नेता को मिल गया है। मतलब उनको कैश कहीं और से मिलता था, ये दिखाया जाता था कि उनको लॉटरी से पैसा मिला, इस तरह से लॉन्ड्रिंग की जा रही थी। एग्जैक्टली। यहाँ पे क्या करता था, ये किसी ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए इस लॉटरी जो प्राइवेट नेटवर्क है, इसको इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इसका कोई टैक्सेशन सरकार की खजाने तक नहीं पहुंचता था। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ये इसी को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सोचा जाता है, और ये एकदम माने खुली आंखों से आप देख सकते हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है। और ये जो इसका यहाँ पे डीआर लॉटरी के नाम से चलता है, इसका क्या शुरुआत है, कहां से इनको इतना कैश पैसा मिलता है, और ये तृणमूल कांग्रेस को जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसमें काफी इस कंपनी ने पैसा भी दिया है, करीब 300-350 करोड़। तो सब कुछ मिला के ये जो डीआर लॉटरी है और इनका जो मालिक है, इनका जो नेटवर्क है, इसमें तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर इसमें पीएमएलए का कुछ केस है, मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ केस है, ऐसा पहले से ही सोचा जा रहा था। अभी तो ईडी इसकी जांच में लगे हुए हैं अजय। लेकिन इसमें जिम्मेदारी किसकी है? क्या राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है इस तरह के? मान लीजिए आप जिस तरह से बता रहे हैं कि राजस्व की भी हानि होती है, स्टेट गवर्नमेंट को भी अगर रेवेन्यू नहीं मिलता है तो वो तो उनका भी नुकसान है, और अगर मनी लॉन्ड्रिंग भी की जा रही है किसी तरीके से, तो उनको इस पर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए अपने कानूनी जो व्यवस्थाएं हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को क्यों इसमें इंटरवीन करना पड़ा? राज्य सरकार भी तो अपनी तरफ से कुछ कदम उठा सकती है। हाँ देखिए अजय, ये अगर प्राथमिक स्तर पर आप बताएं तो ये पूरी की पूरी प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है, और प्रदेश सरकार की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है जिनकी तरफ से करना चाहिए था। अब मैं आपको बताऊं कि ये पूरे बंगाल में एक सामाजिक व्याधि के रूप में आ गया है, क्योंकि आप किसी भी गांव में जाइए, किसी भी चौराहे पे जाइए, किसी भी जिसको मुफस्सल एरिया कहते हैं वहां पे जाइए, तो लोगों का काम नहीं है, लेकिन ये डीआर लॉटरी खोलने के खरीदने के लिए और ये डीआर लॉटरी बेचने के लिए लाखों जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो लगे हुए हैं, और जो मजदूर है वो दिन में 500 रुपया कमाते हैं तो 100 रुपया का डीआर लॉटरी खरीदते हैं। तो ये जो सोशल डिजीज बन गया है तृणमूल कांग्रेस के समय पे, ये डीआर लॉटरी को सामने रखकर, जो डीआर लॉटरी पूरी तरह से तृणमूल कांग्रेस की और पश्चिम बंग सरकार की संरक्षण में है, ये करना चाहिए था प्रदेश सरकार को, लेकिन बाद में बीजेपी की तरफ से बारी बारी में इसके खिलाफ कंप्लेन किया गया और ईडी को कंप्लेन किया गया, और हो सकता है कि ईडी को प्राथमिक तौर पर इसमें कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का आभास भी मिल चुका है, इसीलिए ये कार्रवाई चालू है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये पूरी तरह से बंगाल की शासन प्रशासन की संरक्षण में डीआर लॉटरी के नाम पर हजारों करोड़ों रुपया की एक सोशल डिजीज बना दिया गया है पिछले 2-3 सालों में, जहां पे लोग काम करते हैं 500 रुपया की और टिकट खरीदते हैं 100-150 रुपया की, घर में खाने के लिए पैसा नहीं है लेकिन लॉटरी खरीदते हैं, और इसका
कोई टैक्सेशन नहीं होता है, इसका कोई बारकोड नहीं होता है, इसमें कोई टिकट नंबर का हिसाब सरकार के पास नहीं है, कितना टिकट प्रिंट किया जा रहा है, कितना टिकट बेचा जा रहा है। इसीलिए जो प्रिंटिंग हाउस है वहां पे भी रेड कराया गया है। तो ये एक अजीब किस्म का क्राइम, सोशल क्राइम, पॉलिटिकल क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम आप कह सकते हैं, पूरे बंगाल में पिछले 2-3 सालों में डीआर लॉटरी के नाम पर चलाया जा रहा है, शासन प्रशासन के संरक्षण में चलाया जा रहा है। अजय जी प्रसन्न जी, आपने सही कहा। और इस वक्त ये भी खबर हमें मिल रही है कि दक्षिण के भी कुछ राज्यों में इससे कनेक्शन या इससे जुड़ा हुआ जो रेड है वो ईडी की तरफ से भी किया जा रहा है, लेकिन अभी उसकी पुष्टि होनी बाकी है। फिलहाल धन्यवाद आपका वक्त निकालने के लिए, इस खबर पर और रोशनी डालने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दिल्ली नगर निगम की। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के मेयर और डेप्यूटी मेयर का चुनाव आज हो रहा है। निगम मुख्यालय के सिविक सेंटर में दोपहर 2 बजे होने वाली सदन की बैठक में चुनाव की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से कराया जाए, उसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों के जवान भी तैनात किए गए हैं। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के मेयर पद के लिए आज चुनाव होना है। एमसीडी सदन में बार बार व्यवधान और आप और बीजेपी के बीच गतिरोध के कारण 7 महीने की देरी के बाद ये चुनाव दोपहर 2 बजे होगा। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से महापौर पद के लिए देवनगर के पार्षद महेश खिंची उम्मीदवार हैं। भाजपा ने महापौर पद के लिए शकूरपुर से पार्षद किशन लाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। उप महापौर के लिए आम आदमी पार्टी ने अमन विहार से पार्षद रविंदर भरद्वाज को उतारा है, तो भाजपा ने सदातपुर से पार्षद नीता बिष्ट को उम्मीदवार बनाया है। चुनाव में बीजेपी की पार्षद और पूर्वी दिल्ली की पूर्व महापौर सत्या शर्मा को फिर से पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। सत्या शर्मा ने दिसंबर 2022 में पिछले मेयर चुनाव की भी अध्यक्षता की थी। आंकड़ों की बात करें तो 2022 के नतीजों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के 134 पार्षद जीते थे, जबकि बीजेपी के 104, कांग्रेस के 9 और निर्दलीय 3 थे। हालांकि बाद में कई पार्षदों ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ दिया, जिसके चलते उनकी संख्या कम हो गई। कई और पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद उसकी संख्या बढ़कर 113 हो गई है। पार्षदों के अलावा महापौर एवं उप महापौर के चुनाव में दिल्ली के 7 लोकसभा एवं 3 राज्यसभा के सांसद भी मतदान में हिस्सा लेंगे। साल 2022 में शैली ओबेरॉय मेयर बनी थी और 2023 में भी वही मेयर बनी। दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अनुसार मेयर के चुनाव हर साल अप्रैल में होने चाहिए, लेकिन हंगामे के चलते ये चुनाव नहीं हो सके, जो अब हो रहे हैं। इस वर्ष महापौर पद अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। ये चुनाव अगर सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाते हैं तो भी नए महापौर और उप महापौर का कार्यकाल केवल 5 महीने का होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मेयर चुनाव में पार्षदों के अलावा और कौन कौन वोट डाल सकता है वो आपको हम बताते हैं। इस बार परिसीमन के बाद दिल्ली नगर निगम में 250 वार्ड निर्धारित किए गए हैं। इसकी अध्यक्षता का अधिकार मेयर के पास होता है। एमसीडी में मेयर बनने के लिए 138 वोट मिलना जरूरी है। दिल्ली मेयर के चुनाव में सभी निर्वाचित 250 पार्षद, दिल्ली के 7 लोकसभा सांसद, 3 राज्यसभा सांसद और विधानसभा अध्यक्ष की ओर से 14 मनोनीत विधायक इस मेयर चुनाव में वोटिंग करेंगे। इन सबके बीच सबकी नज़र है स्वाति मालीवाल के वोट पर। दरअसल मालीवाल लगातार केजरीवाल और उनकी सरकार के खिलाफ लामबंद है। सार्वजनिक तौर पर वो सरकार के पूरे पक्ष को उजागर भी करती रही हैं, लिहाजा उनकी वोटिंग पर नज़र रहेगी। वो राज्यसभा से सांसद हैं। अनुज यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं। अनुज, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये जो मेयर का चुनाव है, हालांकि लेकिन गणित क्या कहता है, कब तक ये साफ हो पाएगा कि ये जो दिल्ली को कौन नए मेयर के तौर पर मिला है? अजय, काफी महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए दिल्ली महापौर का हो जाता है क्योंकि माना जाता है कि कई मामलों में दिल्ली के जो मेयर होते हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की बराबर की पावर्स रखते हैं। ऐसे में ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि सारा खेल गणित का है। जो आंकड़े हैं, जो नंबर्स हैं, जिसके पास 138 पार्षदों का समर्थन होगा उसका जो पार्षद है वो महापौर के पद पर आसीन होगा। लेकिन आज की बात करें तो आज के समय में अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो 2 साल पहले जो नगर निगम का चुनाव हुआ था 134 पार्षद चुनकर आए थे, जिसमें से उनके 7 पार्षद पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए।
इसलिए अब 127 पार्षद तो आम आदमी पार्टी के पास हैं, जिसपे 3 राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, क्योंकि राज्यसभा सांसद भी वोटिंग करेंगे। लेकिन तीन राज्यसभा सांसदों में स्वाति मालीवाल का क्या रुख होगा, ये एक बड़ी खबर है और देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ कई बार मोर्चा खोलती हुई नजर आई हैं। दूसरी बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास 114 पार्षद हैं, लेकिन 7 उनके पास दिल्ली लोकसभा के सांसद भी हैं जो वोट देंगे, और एक विधायक हैं जो दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा नॉमिनेटेड है। तो कुल मिलाकर आंकड़ा क्या होगा ये देखने वाली बात जरूर होगी, क्योंकि 2 बजे अजय चुनाव होगा। लेकिन दिल्ली नगर निगम की एक पुराना अगर मैं पहचान की बात करूं तो वो हमेशा क्रॉस वोटिंग के लिए रहती है। और मैं तो जब कांग्रेस एमसीडी में यहाँ पर पावर में थी, भारतीय जनता पार्टी थी, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उस जमाने से मैं जानता हूं कि यहाँ पर जो सत्तारूढ़ दल है उसी के ही जो पार्षद है कई बार क्रॉस वोटिंग कर देते हैं और वो दर्जनों की संख्या में होते हैं। तो इसलिए काफी दिलचस्प भी ये चुनाव हो जाता है कि क्या आम आदमी पार्टी के वो पार्षद जो पिछले दिल्ली के जो स्थायी समिति के जो चुनाव हुए थे उसमें भी हम जानते हैं कि क्रॉस वोटिंग हुई थी, कई पार्षदों ने जो वोट नहीं दिया था, क्या इस बार आम आदमी पार्टी अपने पार्षदों को इकट्ठा कर पाएगी? दूसरा, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने उस संख्या बल तक पहुंच जाएगी ताकि दिल्ली के अंदर मेयर उनका बने? चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए भी है अजय, मैं कम शब्दों में बताऊं, क्योंकि 2025 में अब से 3-4 महीने बाद दिल्ली विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में जिस पार्टी का मेयर यहां जीतेगा उसको एक बढ़त मिलती हुई नजर आएगी। कम से कम निश्चित तौर पर यह चुनाव अलग है, वो चुनाव अलग है, लेकिन एक हौसला जरूर बढ़ता है कि 3 महीने पहले दिल्ली नगर निगम का चुनाव इस पार्टी ने जीता है। इसलिए तो क्या इसको एक तरह से सेमीफाइनल के तौर पर माना जाए विधानसभा चुनाव के पहले? और अगर किसी भी पार्टी का मेयर बनता है उसके सामने बड़ी चुनौतियां क्या होंगी, खासतौर पर अगर मेयर चुनाव की बात करें तो अनुज? देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है, हम जानते हैं, और दिल्ली देश की राजधानी के अंदर जब बड़ी समस्याएं सफाई की होती हैं, प्रदूषण की होती हैं, बरसात के दौरान हम देखते हैं कि जल भराव की होती है, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी की होती है उन समस्याओं से निपटने की तो वो दिल्ली नगर निगम की ही होती है अजय, क्योंकि दिल्ली नगर निगम के पास दिल्ली की सफाई की जिम्मेदारी है। दिल्ली नगर निगम जो खासतौर से दिल्ली के जो मेयर फैसला करते हैं वो दिल्ली के अंदर हाउस टैक्स जो कलेक्शन है उसकी जिम्मेदारी होती है, टोल टैक्स की जिम्मेदारी होती है, और इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम जो पूरी दिल्ली का है वो दिल्ली नगर निगम के पास होता है। और हमने पिछले कई वर्षों से देखा है कि बारिश के दौरान दिल्ली के क्या हालात होते हैं, पूरी दिल्ली जलमग्न हो जाती है, ट्रैफिक जाम लगता है। ऐसे में दिल्ली नगर निगम के अंदर एक अच्छे मेयर का चुनाव होना बहुत जरूरी है, और ये एक सबसे बड़ा दिलचस्प महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए भी है अजय, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये चुनाव अप्रैल के महीने में होना था, 7 महीने बाद यह चुनाव होने जा रहा है। दिल्ली नगर निगम में सदन का चुनाव तो 5 साल के लिए होता है, लेकिन मेयर का चुनाव 1 साल के लिए होता है, हर साल चुनाव होता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो नगर निगम में विपक्ष की भूमिका में है, उनका बड़ा आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने यह चुनाव आखिर 7 महीने तक क्यों नहीं होने दिया, और दिल्ली नगर निगम अधिनियम के तहत इस साल ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ऐसे में अगर यह चुनाव समय पे होता तो एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को, महापौर को, दिल्ली के अंदर विकास करने का एक बड़ा मौका मिलता, जो शायद अब उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि आज अगर यह चुनाव हो भी जाता है तो सिर्फ 5 महीने तक ही नए महापौर को दिल्ली के अंदर काम करने का मौका मिलेगा। तो ये मुद्दा शायद और हंगामेदार ये चुनाव होने की उम्मीद है अजय। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है अनुज, और शायद ये मुद्दा अभी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी ये बात बार बार बीजेपी उठाएगी कि एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मेयर के पद पर आने से रोका गया, उसे विकास की प्रक्रिया में भाग लेने से रोका गया। और ख़ासतौर पर जो प्रदूषण की समस्या है, प्रदूषण पर इस बार आम आदमी पार्टी उतना एग्रेसिव नज़र नहीं आ रही है। वो बार बार ये आकर के जैसे पहले बोला करती थी कि हमने इतने लोगों को लगाया, प्रदूषण में कमी की, हमने ये किया, वो, इस तरह से कोई खबरें नहीं आ रही हैं। तो आपको लगता है कि वाकई आम आदमी पार्टी में भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो प्रदूषण पर, खासतौर पर दिल्ली सरकार में जो कदम उठाए गए हैं उस पर
एक राय नहीं रखते सरकार के साथ? देखिए, प्रदूषण के मामले को विशेष तौर पर लें तो अजय, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कई बार जो है लताड़ लगाई है और कहा है कि जो दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए थे उन पर अमल दिल्ली सरकार ने नहीं किया। वो सारे उचित कदम जो सरकार को उठाने चाहिए थे, आम आदमी पार्टी की सरकार को, वो नहीं उठाए गए। और हम जानते हैं कि प्रदूषण का आज का स्तर जो है वो काफी खतरनाक है, 400 से ऊपर जा चुका है। और हम दिल्ली के अंदर जानते हैं कि ग्रैब 1, ग्रैब 2, ग्रैब 3, ग्रैब 4 लगाए जाते हैं, जिसमें कुछ बंदिशें लगाई जाती हैं। क्या दिल्ली के अंदर आज से 3 महीने बाद, 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव होगा? क्या दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार इसलिए बंदिशें नहीं लगाना चाहती? क्या वो दिल्ली के वोट बैंक के लिए दिल्ली के लोगों को प्रदूषण में झोंकना चाहती है? ये एक बड़े सवाल आम आदमी पार्टी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी लगातार लगा रही है। हम जानते हैं कि अगर AQI 400 से ऊपर जाता है तो दिल्ली के अंदर ग्रैब 3 लगता है, लेकिन दिल्ली सरकार ने अभी तक उसकी घोषणा नहीं की है। ऐसे में कई सवाल दिल्ली की जनता के मन में भी हैं, दिल्ली के राजनीतिक गलियारों और पत्रकारों, मीडिया के बीच में भी हैं कि आखिर कड़े फैसले जो जरूरी हैं प्रदूषण से निपटने के लिए, वो आखिर क्यों नहीं किए गए। और सबसे बड़ी बात है कि प्रदूषण पंजाब और हरियाणा की तरफ से पराली जलाने के बाद दिल्ली के अंदर होता है, जो बड़ी संख्या में हमने चीजें देखी हैं। क्या पंजाब सरकार ने वो सारे एहतियाती कदम उठाए? क्या पराली पर रोक लगाई? क्या हरियाणा के अंदर पराली पर रोक लगाई? और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने क्या दोनों राज्यों के साथ समन्वय कर बैठक की ताकि इस बड़ी समस्या से निपटा जा सके? ये बड़े सवाल इस चुनाव के अंदर भी मौजूद है। बहुत धन्यवाद अनुज, विस्तार से इस पर चर्चा करने के लिए। और जनता वाकई सब जानती है और इस चुनाव पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप देखते रहिए समाचार। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं समाचार। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए मामले में जो कोर्ट की ओर से नियुक्त एमिकस क्यूरी हैं वकील अपराजिता सिंह ने अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में उठा दिया है। अपराजिता सिंह ने कहा कि कोर्ट की ओर से जारी आदेशों का अमल होता दिखाई ही नहीं दे रहा और दिल्ली की हवा लगातार जहरीली हो रही है। इस बार कोर्ट ने कहा कि वो सोमवार को इस मामले में सुनवाई करेगा। एमिकस क्यूरी ने ये विषय उठाया है, ये बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा उठाया। जिस तरह से अनुज जी बता रहे थे कि शायद सरकार इस बार सख्त नजर नहीं आ रही है क्योंकि उसको चुनाव दिख रहे हैं 4-5 महीने बाद जो चुनाव होने वाले विधानसभा के दिल्ली में, और इसलिए जो सख्ती बरती जा रही थी जनता पर वो शायद इस बार जानबूझ करके दिल्ली की सरकार नहीं लगाना चाहती, क्योंकि वो जनता को नाराज नहीं करना चाहती, ये नहीं दिखाना चाहती कि उसने प्रदूषण को लेकर के पिछले कुछ सालों में कोई काम नहीं किया। और लगातार इस मामले को कोर्ट में ले जाने के बाद अब एमिकस क्यूरी जो कि वकील अपराजिता सिंह है, उन्होंने अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में उठा दिया। विकास सारथी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। विकास, कब तक सुनवाई होने की उम्मीद है और कौन से वो बड़े पहलू हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट अपनी निगाह रखेगा? अजय, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट सोमवार को इस मामले में सुनवाई करेगा विस्तार से। आज यहाँ पर एमिकस क्यूरी ने कहा कि दिल्ली की हवा इस समय सीवियर रेंज में पहुंच चुकी है और अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट के पिछले डायरेक्शंस हैं, खासतौर से दिल्ली सरकार को लेकर के जो बातें कही गई हैं उन पर अमल होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसीलिए दिल्ली NCR में इस वक्त इतनी खराब आप एयर क्वालिटी देख पा रहे हैं। दूसरा, उन्होंने जो एक कमीशन है इसको लेकर, एयर क्वालिटी की जो मैनेजमेंट को लेकर एक कमीशन स्थापित है, उसको भी एमिकस क्यूरी ने चिट्ठी लिखी और उनसे पूछा है कि अब तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं, क्योंकि ये दो बहुत महत्वपूर्ण इस मामले में स्टेक होल्डर्स हैं, दिल्ली सरकार और एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन। यहाँ पर कोर्ट ने पहले काफी डायरेक्शंस दी थी, मसलन दिल्ली में कहीं पर जो कूड़ा जलता है वो भी एक इसमें कंट्रीब्यूटर है। इसको लेकर के जो पूरी कार्रवाई करनी है वो दिल्ली सरकार को करनी है, उसमें किसी आस पड़ोस के राज्य का कोई स्टेक नहीं है, कोई दावा नहीं है। तो कुछ ऐसे काम हैं जो सीधे दिल्ली सरकार को करने हैं, मसलन यहाँ कहीं पर भी कूड़ा ना जलाया जाए, वाटर स्प्रिंकलिंग हो पूरे इन क्षेत्रों में जहां पर ज्यादा ये PM 2.5 दर्ज किया जा रहा है। तो इसको लेकर के क्या कदम उठाए गए हैं दिल्ली सरकार से, वो एक कंप्लायंस मांगेगा कोर्ट जरूर सोमवार को कि क्या क्या स्टेप्स अब तक लिए गए हैं और दिल्ली सरकार और आगे क्या कर सकती है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब ये इस तरह की एयर क्वालिटी
400 से भी जब ज्यादा होने लगता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो कंस्ट्रक्शंस पर रोक लगा दी जाती है या बहुत स्ट्रिंजेंट रूल्स लागू कर दिए जाते हैं कि पूरी तरह ढक कर ही कंस्ट्रक्शन होगा, बहुत जरूरी कहीं पर निर्माण है तो वो होगा। ये सारे बहुत सारे जो ग्रैप सिस्टम, जो अभी अनुज आपको बता रहे थे कि एक अलग अलग एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से दिल्ली के लिए ग्रैप सिस्टम है, तो उसमें से जो अभी की स्थिति है उसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने ये क्यों नहीं लागू किए हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है। मंडे को इस पर उम्मीद कर रहे हैं कि विस्तार से कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में भी कोर्ट ने न केवल दिल्ली बल्कि पंजाब और हरियाणा सरकार से भी काफी कड़े सवाल पूछे थे। खासतौर से पंजाब सरकार को ये कहा था कि आप जो पराली जलाने की घटना है उसको रोकने में नाकाम रहे हैं। तो ये इन तीनों स्टेट्स को लगातार सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस देता रहा है, लेकिन दिल्ली की खास जिम्मेदारी इसलिए बनती है क्योंकि सबसे ज्यादा भुक्तभोगी खुद दिल्ली है और स्टेट गवर्नमेंट को अपने स्तर पर भी बहुत सारे काम यहाँ पर करने होते हैं। तो विकास, सिर्फ एक छोटा सा सवाल ये कि जो आपने कहा कि ये जो अमिकस क्यूरी ने मामला उठाया है उसमें केवल दिल्ली से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, या फिर इसमें जैसा कि आप बता रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा के सरकारों को भी निर्देश दिए हैं, उनको भी या उनसे जुड़े मुद्दों को भी शामिल किया जाएगा? अच्छा, सुनवाई जब होगी तो सभी, क्योंकि ये एक किसी राज्य को एड्रेस करके इस मामले से नहीं निपटा जा सकता। जब भी सुनवाई होती है तो कोर्ट दिल्ली और दिल्ली के आस पड़ोस के राज्य, खास तौर से पंजाब और हरियाणा में क्या कदम उठाए गए हैं उनकी भी निगरानी करता है। तो जब बात सुनवाई होगी तो वो विषय पर होगी, तो जाहिर है हरियाणा और पंजाब ने क्या कदम उठाए उन पर भी चर्चा होगी। जैसे पिछली बार कोर्ट ने कहा था कि पंजाब में ना तो उस तरह से FIR दर्ज की गई है जिस तरह से पराली जलाने की घटनाएं हुई हैं, मामूली जुर्माना लेकर के उनको छोड़ा जा रहा है किसानों को। हरियाणा में बहुत हद तक गिरावट आई है पराली जलाने में, लेकिन अब भी घटनाएं हो रही हैं। तो जब सुनवाई होती है तो विस्तार से कोर्ट सुनवाई करते समय तीनों स्टेट्स की ओर से उठाए गए कदमों की समीक्षा करता है। ऐसा ही सोमवार को भी होगा। बहुत धन्यवाद विकास। हमें याद आता है कि सरकार बनने के बाद नई हरियाणा सरकार जो है उसने ये भी कहा था कि जो भी पराली जलाएगा किसानों से, उस पर MSP पर उनसे फसल नहीं खरीदा जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और राजधानी दिल्ली में प्रदूषण जो गंभीर स्तर में आगे बढ़ रहा है वो और भी आज गहरा होता हुआ नजर आया। आज सुबह 6 बजे अगर बात करें तो दिल्ली के ज़्यादातर इलाकों में AQU 450 के पार दर्ज किया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा AQI आनंद विहार में 473 दर्ज किया गया, पटपड़गंज में 472 और अशोक विहार में भी कमोबेश इसी तरह की स्थिति नजर आई। हमारे साथ संध्या जुड़ रहे हैं इंडिया गेट से हमारे और ज़्यादा जानकारी के लिए। संध्या, ये जो गंभीर स्थिति बनी हुई है, आज तो कुछ ज़्यादा ही धुंध थी और बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। क्या माना जाए कि ये स्थिति और कब तक जारी रह सकती है? जी अजय, आपको बता दूं कि इस वक्त हम राष्ट्रपति भवन के नज़दीक विजय चौक पर मौजूद हैं और अभी तक भी, क्योंकि अब लगभग 12 बजे का समय होने वाला है और इस समय में खासी उमस दिल्ली वासियों को महसूस होती है, लेकिन इस समय हम देख पा रहे हैं कि विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी कम है और उसकी खास वजह है वायु प्रदूषण, जो कि अभी भी हमें नज़र आ रहा है। कल की अगर हम बात करें तो कल एकदम से मौसम ने करवट ज़रूर ली है, जिसकी वजह से ठंड का एहसास भी होने लगा, यानी कि ठंड ने भी दस्तक दे दी है, लेकिन वायु प्रदूषण से 2-4 आज भी लोगों को करना पड़ रहा है। और हमने देखा कि अल सुबह जो लोग दफ्तर के लिए निकले थे वो लोग अपने वाहनों की लाइट तक जला करके निकल रहे थे, यानी कि अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मौसम विभाग ने जो ऑरेंज अलर्ट आज के लिए जारी किया है वो किस लिए किया गया, यानी कि एहतियात बरतने की बेहद ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर कल और परसों यानी कि आगामी 2 दिनों की बात करें तो मौसम विभाग ने कल के लिए येलो अलर्ट जारी किया हुआ है और ये भी कहा है कि अगले 2 दिनों में अगर बारिश होती है और उसकी वजह से नमी बनती है, हवाएं चलती है, तो उसकी वजह से वायु प्रदूषण का जो ये लेवल है वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आएगा। साथ ही मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि अगर अगले 2 दिनों में बारिश होगी तो उससे किसानों को राहत मिलती हुई नजर आएगी, खास तौर पर उन खेतों के किसानों के लिए, उन खेतों के लिए ये हल्की बारिश फायदेमंद नजर आने वाली है जिनकी खेत में फसलें खड़ी हो चुकी हैं। तो अगर हम दिल्ली की बात करें और आसपास की बात करें तो AQI जो है वो उसका लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, 400 के पार हो चुका है। जहांगीरपुरी की अगर हम बात करें तो लगभग 500 के नज़दीक AQI पहुंच रहा है, जो कि बेहद ही घातक है लोगों के लिए, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनको श्वास संबंधी बीमारी होती है, उन बच्चों के लिए जो लोग इस तरह के वातावरण को कभी देख नहीं पाए हैं या उसको सहन नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए हम चिकित्सकों की अगर बात करें, विशेषज्ञों की बात करें तो वो बार बार एक ही सलाह दे रहे हैं कि एहतियात बरतिए, अगर बहुत ज़रूरी है घर से बाहर निकलना तो आप मास्क जरूर लगाइए या फिर आप अपने घरों में रहिए। लेकिन क्या राज्य सरकार की ओर से आपको जमीन पर कुछ काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं? मिसाल के तौर पर वाटर स्प्रिंकलिंग की जा रही थी, उसके उपाय क्या आपको नजर आ रहे हैं? और आपको याद होगा कि गोपाल राय
जिन्हें दिल्ली जो केंद्र सरकार है, खासतौर पर एलजी, उनको एक चिट्ठी लिखी थी क्लाउड सीडिंग के लिए, हालांकि वो तकनीक ही अभी मौजूद नहीं है। तो ये केवल राजनीति की बात है या फिर जमीन पर भी आपको इस पर नियंत्रण के लिए कुछ राज्य सरकार की ओर से कदम दिख रहे हैं? देखिए अजय, दिल्ली का मौसम जितना समझना मुश्किल है उतनी ही मुश्किल है यहाँ की सियासत को समझना। जब भी यहाँ पर बारिश तेज़ होती है तो लगातार हम देखते हैं कि दिल्ली की जो सरकार है वो पास के पंजाब, हरियाणा या बाकी राज्यों पर आरोप लगाने पर आमादा हो जाती है। इसी तरह से जब कभी हम देखते हैं कि पानी की किल्लत हो जाती है तो फिर अन्य राज्यों की तरफ ही इशारा होता है, उंगली उठाई जाती है कि वहाँ से पानी नहीं आ रहा है, इसलिए हम दिल्ली के लोगों के लिए कुछ पर्याप्त प्रावधान नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यही उठता है कि लोगों की जान माल को लेकर के कब तक ये इस तरह का खतरा मंडराता रहेगा। खासतौर पर वाहनों की अगर हम बात करें तो 10 राज्यों में जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया था तो दिल्ली भी उसमें शामिल है और वाहनों का प्रदूषण सबसे ज्यादा दिल्ली में हमें देखने को मिलता है, चाहे वो उनका हॉर्न प्रदूषण हो या फिर पेट्रोल डीजल से चलने वाले। और इसीलिए ग्रैब 3 की बार बार बात आती है कि क्या जब लेवल 400 के पार पहुंच रहा है AQI का तो क्या अब ग्रैब 3 लागू करना पड़ेगा। बात यह आती है कि स्थानीय सरकार क्यों नहीं इन चीज़ों को जब समझती है कि जब भी ठंड दस्तक देती है, हर साल का है कि पराली जलेंगी, पराली जलने पर किस तरह से रोक लगाई जाएगी, वो बाकी राज्य की सरकारें कर रही हैं अपनी तरफ से काम। लेकिन दिल्ली में जब हम देखते हैं तो क्यों नहीं उसको लेकर के कोई ठोस कदम उठाया जा सकता है। तो ये बात बार बार घूम के आती है कि यहाँ की जो सियासत है वो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, खासतौर पर दिल्ली सरकार की अगर हम बात करें तो आरोप प्रत्यारोप पर हमेशा आमादा रहती है, बजाय इसके कि लोगों को राहत किस तरह से दी जानी चाहिए, चाहे वो साफ हवा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो चिकित्सा की व्यवस्था हो या फिर लोगों के किस तरह से वो अपने स्वास्थ्य को संभाल सकते हैं उसकी बात हो, कहीं ना कहीं नाकारा साबित होती है। और इसीलिए हमने देखा कि एलजी फिर आगे आए और उन्होंने एक ऐसी टीम तैयार करने के लिए कहा कि वो लोग जाएं, बाहर निकले, लोगों को किस तरह से सतर्क रहना है, किस तरह से उनको एहतियात बरतना है, उसको लेकर के छोटे छोटे ग्रुप में जाकर के लोगों को जागरूक किया जाए। तो सरकार की अगर हम बात करें तो वो आरोप प्रत्यारोप से शायद बाहर नहीं निकल पाती, उससे उभर ही नहीं पा रही है। लेकिन एलजी जरूर इसको लेकर के हमेशा समय समय पर चेताते हैं, चाहे वो बाढ़ के हालात दिल्ली में बन रहे हो या फिर इस समय जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वायु प्रदूषण 400 AQI बहुत ही घातक श्रेणी में आता है, यानी कि दिल्ली वासी एक दिन में 10 सिगरेट के बराबर इस धुएं को अपने अंदर समारे। भले ही अगर आप सिगरेट नहीं भी पीते हो तो भी वो धुआं आपके अंदर जा ही रहा है। संध्या, आपसे गुजारिश है कि प्लीज थोड़ा सा आप दृश्य जरूर दिखाएं। इस वक्त क्या स्थिति है? जैसा कि आप बता रहे हैं कि करीब 11:30 बजने को आए, लेकिन फिर भी धुंध इतनी ज्यादा है कि ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सुबह के 5 बजने वाले हैं। राष्ट्रपति भवन के सामने भी, जिस वक्त जहां पर आप खड़ी हैं। बिल्कुल अजय, मैं अपने सहयोगी से कहूंगी कि वो हमारे दर्शकों को ये नज़ारा दिखाएं कि किस तरह से पूरी एक धुंध की चादर छाई हुई है। और जैसा कि हम देखते हैं कि कोहरा नहीं है, ये वायु प्रदूषण विशुद्ध रूप से है जिसने पूरी इमारतों को ढाक रखा है और किस तरह से ये धुआं नजर आ रहा है। ये कहीं ना कहीं लोगों की जान माल पर ज़रूर खतरा बना हुआ है, लोगों के जान पर खतरा मंडरा रहा है और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि आप घरों से बाहर ना निकले। लेकिन घर से बाहर निकलना ये कोई हल नहीं होता। क्या इसका ठोस कदम उठाया जा सकता है? पर्यावरण पर किस तरह से ध्यान दिया जाना चाहिए? जलवायु परिवर्तन जिस तरह से एक बड़ी समस्या बन चुकी है उससे किस तरह से निपटना चाहिए? इसके लिए जिम्मेदारों को कहीं ना कहीं बैठक कमरे से करने के बजाय बाहर निकलना होगा और उन्हें देखना होगा कि किस तरह से हम दिल्ली वासियों के जानमाल को बचा सकते हैं। तो अब सूरज चढ़ रहा है, दोपहर का समय नजदीक आ रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो प्रदूषण की परत है ये साफ होती हुई नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने और अपना ख्याल रखिए आप भी। संध्या, बहुत धन्यवाद आपका वक्त निकालने के लिए और इस बड़ी खबर पर तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप देख रहे हैं समाचार। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आप सभी का। और प्रदूषण की समस्या केवल लोकल ही नहीं बल्कि ग्लोबल है। अजरबैजान में इस वक्त हो रही है COP29 जो कि पूरी दुनिया के जलवायु परिवर्तन पर अपनी निगाह रखती है। दूसरे दिन भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोग्बे ने एक बैठक बुलाई और दुनिया के सबसे ऊंचे क्रायोस्फीयर जोन को साझा करने वाले 8 में से 6 देशों के प्रतिनिधिमंडल और
मंत्रियों ने इसमें शिरकत की। भारत की ओर से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संयुक्त सचिव नरेश पाल गंगवार इस बैठक में शामिल हुए। इस दौरान भारत ने सिंधु गंगा मैदानी क्षेत्र की वायु गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले वायु प्रदूषण को इन राष्ट्रों के बीच एक बड़ी चुनौती बताया। भारत ने प्रदूषण को सीमाओं से परे वाला मुद्दा बताते हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों से इस पर सक्रिय और संयुक्त रूप से कदम उठाने का भी आग्रह किया है। और जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरियों की हत्या के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क को खत्म करने के अपने प्रयासों के तहत एनआईए ने बुधवार को श्रीनगर में लश्कर-ए-तैयबा की शाखा द रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़े एक आतंकी आदिल मंजूर लंगू की अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया। इस साल फरवरी में 2 गैर कश्मीरियों की नृशंस हत्या के मामले में आदिल मंजूर लंगू की संपत्ति को कुर्क किया गया है। तलाशी अभियान के तहत एनआईए ने अपराध को अंजाम देने में इस्तेमाल किए गए हथियार, गोला बारूद बरामद किए थे, जिससे उसके मूल मालिक द्वारा लैंगू के पिता और कुछ अन्य लोगों को हस्तांतरित कर दिया गया था। श्रीनगर के जलदागर में स्थित उक्त संपत्ति को अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए की धारा 25 के तहत कुर्क किया गया। ये मामला लंगू द्वारा 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर रची गई साजिश से संबंधित है, जिसकी पहचान अहरान रसूल डार और दाऊद के रूप में की गई थी। पाकिस्तान स्थित उनके टीआरएफ या फिर एलईटी हैंडलर के नेतृत्व में भी की गई इस साजिश का उद्देश्य भारत में आतंक फैलाना और हिंसा भड़काने के उद्देश्य से निर्दोष लोगों की हत्या करना था। 2 गैर कश्मीरियों की हत्या के बाद लंगू, डार और दाऊद की गिरफ्तारी हुई, जबकि पाकिस्तान स्थित मास्टरमाइंड जहांगीर अब भी फरार है। लंगू के खिलाफ अगस्त में अन्य आरोपियों के साथ आरोप पत्र दायर किया गया था। फिलहाल वो सेंट्रल जेल श्रीनगर में बंद है। सभी आरोपियों पर आईपीसी, यूएपीए और भारतीय शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा चल रहा है। टीआरएफ का नाम साल 2019 में लश्कर से जुड़े संगठन के रूप में सामने आया था। इस संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया है। टीआरएफ कश्मीर में धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित गैर स्थानीय नागरिकों पर कई हमलों और हत्याओं के लिए जिम्मेदार। स्थानीय पुलिसकर्मियों सहित भारतीय सुरक्षा बलों के हमलों के पीछे भी इसी संगठन का हाथ बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एम्बुलेंस चालक और परिचालक की मौत हो गई। दरअसल गीदम से जगदलपुर की ओर जा रहे एम्बुलेंस कोडेनार थाना क्षेत्र के एक पास में खराब खड़ी ट्रक से जाकर के टकरा गई। खरा कोहना होने की वजह से यह सड़क हादसा हुआ। मौके पर ही दोनों लोगों की मौत हो गई है। इस सड़क हादसे में एम्बुलेंस में सवार मरीज और उसके परिजनों को भी गंभीर चोट लगी है। इसके बाद उपचार के लिए इन लोगों को जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में चुनावी हुंकार भरेंगे। नरेंद्र मोदी मुंबई के छत्रपति संभाजी नगर में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। छत्रपति संभाजी नगर जिले में 9 और जालना में 5 यानी कुल मिलाकर के 14 महायुति उम्मीदवारों के लिए प्रधानमंत्री मोदी इस मंच से प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री की दूसरी रैली रायगढ़ जिले के पनवेल में खारघर इलाके में होनी है। यहाँ भाजपा से प्रशांत ठाकुर उम्मीदवार हैं। भाजपा शिवसेना गठबंधन रायगढ़ जिले के 7 निर्वाचन क्षेत्रों श्रीवर्धन, उरड़, पनवेल, पेन, अलीबाग, करजत और महाड़ के साथ साथ नवी मुंबई के बेलापुर और एरोली समेत कुल 9 प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री की इस रैली को यहां से खड़े उम्मीदवारों के समर्थन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रोत्साहन के रूप में देखा जा रहा है। आखिर में प्रधानमंत्री मुंबई के शिवाजी पार्क में मेगा चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। मुंबई में विधानसभा की 36 सीट्स हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई की इन सीटों के लिए महायुति के उम्मीदवारों के लिए जोर शोर से प्रचार करेंगे। बता दें कि महाराष्ट्र में सभी 288 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा। 23 नवंबर को चुनाव के परिणाम आएंगे। अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता आज महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे इगतपुरी और बनवाड़ी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे और पार्टी प्रत्याशी को भारी मतों से जीत दिलाने की अपील करेंगे। वहीं राहुल गांधी का भी नंदुरबार और नांदेड़ में 2 रैलियां करने का कार्यक्रम है।
बात करेंगे झारखंड चुनाव की, जहां हेमंत सोरेन की सरकार को हराने के लिए बीजेपी ने अब पूरी ताकत झोंक दी है। वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह आज सबसे पहले गिरिडीह जिले की सदर और गांडेय विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा करेंगे। इसके बाद अमित शाह बोकारो की डुमरी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली करेंगे, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धनबाद और बोकारो में ओबैरम जिले में भी जनसभा करेंगे। झारखंड में दूसरे चरण के तहत 20 नवंबर को 38 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार अपने चरम पर है। कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ प्रचार में जुटी है। डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने राज्य में कांग्रेस की सफलता का भरोसा जताया। गोड्डा के पोरैयाहाट विधानसभा क्षेत्र में प्रदीप यादव कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जो कड़ा मुकाबला देने का काम कर रहे हैं, और उनके प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर साहब जो कश्मीर से आते हैं वो पोरैयाहाट में अभी मौजूद हैं। हम उनसे सीधे रूबरू करेंगे। सर, झारखंड में कितनी संभावनाएं दिख रही हैं आपको? काफी सारी तंगियां दिल्ली वाली सरकार ने यहाँ की सरकार के साथ की थी। कोविड का भी मामला था और बाकी सारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के भी सारी साजिशें थी। उसके बावजूद डिलीवरेंस बाकी स्टेटों के मुकाबले में बेहतर है, तो उसको देखकर जनता अपने आप इस बार उसी सरकार को, उसी गठबंधन को जिसने डिलीवर किया है, उसी को वापस लाने का, और बल्कि पहले से हमें जो फीलिंग है, हमें जो रिपोर्ट है, पहले से ज्यादा ताकतवर तरीके से इस गठबंधन को यहाँ बिठाएंगे। प्रिया, यहाँ पर महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, ये कहना है गुलाम मोहम्मद मीर साहब का, जो कांग्रेस झारखंड के प्रभारी हैं। कैमरामैन संदीप के साथ पोरैयाहाट गोड्डा से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। राजधानी दिल्ली में आज से इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की शुरुआत हो रही है। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित देश के सबसे बड़े व्यापार मेले को 27 नवंबर तक भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। इस बार की थीम है विकसित भारत @2047। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इस मेले का उद्घाटन करेंगे। आगंतुकों को डिजिटल इंडिया के माध्यम से अवगत कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय डिजिटल इंडिया पवेलियन के जरिए लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेगा। इसमें डिजी लॉकर, यूपीआई, उमंग, ओएनडीसी या भाषणी जैसी महत्वपूर्ण पहलों के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। इस बार ट्रेड फेयर में बिहार और उत्तर प्रदेश भागीदार राज्य के रूप में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि झारखंड है फोकस स्टेट। इसके अलावा 33 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और 49 केंद्रीय मंत्रालय, सरकारी विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपनी उपलब्धियों को यहाँ पर दिखाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में कहा कि चाहे टैक्सेशन हो या फिर उद्योगों का विकास, हर क्षेत्र में सभी को स्थिरता पसंद है, और यही भरोसा भारत की जनता को प्रधानमंत्री मोदी के साथ जोड़ती है, और उनके प्रति इसी विश्वास के कारण वो तीसरी बार सत्ता में वापस आए। It is the stability factor with which people have realized you want a government to continue its policy. Whether it is taxation policy, whether it is any other policy towards developing the country, encouraging industries, supporting India's own MSMEs, and making sure our agriculture becomes highly productive, there are continuity of policy which each of these sectors want. Globally, there are more than 50 countries which went into election mode this year. Not in more than a few of them, in fact, hardly a few of them had a government come back for the third term post-COVID. He's a prime minister who shares his vision, takes a lot of input from the people, and also responds actively. और भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था का एक और पैमाना होता है यहाँ पर जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में वहाँ की बढ़ोतरी। और आपको बताएं कि अक्टूबर महीने में जो 2 व्हीलर्स की बिक्री ने अब एक नया रिकॉर्ड बनाया है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर यानी सियाम के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इस साल अक्टूबर में देश में कुल दुपहिया वाहनों की बिक्री 14% से ज़्यादा बढ़ी और अब 21,64,000 यूनिट्स केवल एक महीने में बिकी हैं। अक्टूबर 2023 में ये करीब 19 लाख के स्तर पर थी। कार और एसयूवीज को मिला लें तो यात्री वाहन की बिक्री अक्टूबर में 3,93,000 यूनिट के अपने ऑल टाइम हाई पर है। एक महीने में सबसे ज़्यादा कारें और दुपहिया वाहन बिके हैं। 2024 में ये अब तक का सबसे बड़ा स्तर है।
ये बढ़त वाहन व्हीकल रजिस्ट्रेशन डेटा में भी दिखी, जिसमें अक्टूबर 2023 की तुलना में अक्टूबर 2024 में यात्री वाहनों और दोपहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन में 30% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है। और फेस्टिवल सीजन में ये अच्छी खबर। जनरेटिव एआई 2029-30 तक भारत की जीडीपी में 360 से 438 बिलियन डॉलर का योगदान दे सकती है। आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर माइकल पात्रा ने ये अनुमान लगाया है। जयपुर में भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी, उत्पादकता और आर्थिक विकास इस सम्मेलन में उन्होंने ये आकलन किया कि भारतीय फर्म द्वारा उत्पादन प्रक्रियाओं में एआई का इंटीग्रेशन 1 साल पहले जो 8% पर था, अब वो बढ़कर के 25% पर पहुंच चुका है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने देश में बढ़ते ई ट्रांजैक्शन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच के लिए जो डेली इन ट्रांजैक्शन की औसत संख्या है, उसमें पिछले साल की तुलना में 56% की बढ़ोतरी देखी गई है। इसके अलावा 314 योजनाओं के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए करीब 7 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। वित्त वर्ष 2023-24 में 176 करोड़ लोगों को ट्रांजैक्शन के जरिए इसका लाभ मिला है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने कहा कि भारत ने अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के विकास के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश भी किया है। वहीं आधार ने केवाईसी के संचालन की लागत को तकरीबन आधा कर दिया। भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता अब 2000 गीगावाट को पार कर गई है। यह उल्लेखनीय वृद्धि वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावाट प्राप्त करने के जो देश का लक्ष्य है उसके अनुरूप है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार ये जो डेटा आया है, नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित जो बिजली है उसकी उत्पादन क्षमता अब 203 गीगावाट पर है। भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में महज एक ही साल में 24 गीगावाट यानी 13.5% की शानदार वृद्धि देखी गई है। एक और अच्छी खबर, मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में मध्यम वर्ग पर कर का बोझ कम हुआ है। 50 लाख रुपए से ज्यादा वार्षिक आय वाले लोगों के आयकर रिटर्न में 5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। आयकर रिटर्न यानी आईटीआर दाखिल करने के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार 50 लाख से ज्यादा की वार्षिक आय दिखाने वाले व्यक्तियों की संख्या 2023-24 में 9,39,000 से ज्यादा है। 2013-14 में ऐसे लोगों की संख्या 1,85,000 थी। साथ ही 50 लाख रुपए से ज़्यादा आय वालों की आयकर देनदारी में भी बढ़त देखने को मिली और इसी कैटेगरी में आयकर देनदारी 2014 में 2.52 लाख करोड़ रुपए से 3 गुने से ज़्यादा बढ़ी और 2024 में ये करीब 10 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। माना जा रहा है कि कर चोरी, काले धन विरोधी कड़े कानूनों के वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई और इससे डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी बढ़ा है। केंद्र सरकार ने मीडिया जगत से निजी एफएम चैनल्स की ई नीलामी के तीसरे चरण में बड़े पैमाने पर हिस्सा लेने की अपील की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव संजय जाजू ने बुधवार को हैदराबाद में शुरू हुए इंडिया गेम डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में बताया कि 234 छोटे शहरों में 730 एफएम चैनल्स के लिए नीलामी की प्रक्रिया चल रही है, जो अगले साल जनवरी में समाप्त होगी। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 9 दिसंबर और इसमें इच्छुक आवेदक सभी 730 चैनल्स के लिए बोली लगा सकते हैं। There are a lot of small towns where we don't have private FM channels. Union Cabinet has cleared certain towns where private FM channel is now going to be made available. In small towns, about 1 lakh population towns, there are many of such towns in Telangana, and we are now also going to have an industry roundtable. We have already issued the expression of interest, and we have invited participants, we have invited industry partners to participate in the auction that is likely to be completed, to be conducted next month, and again would be completed hopefully by January end and February mid. So that would provide radio coverage, FM radio coverage to many small towns which do not have such a facility right now. बहरीन के सखीर एयरबेस में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय एयर शो में भारतीय वायुसेना की टीम भी हिस्सा ले रही है। बुधवार को शुरू हुए इस 3 दिनों के आयोजन में इंडियन एयरफोर्स की सारंग हेलीकॉप्टर टीम ने शानदार हवाई प्रदर्शन किया। इस आयोजन के जरिए दुनिया भर के तमाम देशों की वायुसेनाएं और विमानन कंपनियां अपने कौशल का प्रदर्शन करती हैं। श्रीलंका में संसदीय चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। शाम 4 बजे तक वोटिंग की जाएगी। डाक मतों की गिनती शाम 4 बजे शुरू की जाएगी।
आज 196 प्रतिनिधियों और राष्ट्रीय सूची में से 29 प्रतिनिधियों का चुनाव हो रहा है ताकि नई 10वीं संसद के लिए 225 प्रतिनिधियों का चयन किया जा सके। इस बार 17 मिलियन से ज़्यादा मतदाता हैं। नई संसद की पहली बैठक 21 नवंबर को बुलाई जा सकती है। चुनाव में राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके बहुमत हासिल करने की कोशिश में हैं। दशकों से राज करने वाली वंशवादी राजनीति से बाहर के दिसानायके ने देश को विनाशकारी वित्तीय संकट से उबारने के लिए बदलाव का वायदा किया है। विपक्ष के नेता सजित प्रेमदासा की पार्टी समागी जन बलवेगिया न्यू डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ एनपीपी की मुख्य चुनौती बने। दिल्ली में कल से चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन होगा। इस प्रतियोगिता में 28 राज्य इकाइयों के 1500 से ज़्यादा एथलीट्स डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल में इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। कुल 186 इवेंट्स होंगे। फिन स्विमिंग को लेकर के प्रतिभागियों में ज़बरदस्त उत्साह है। इस बार प्रतियोगिता का एक अलग ही चेहरा देखने को मिलेगा। फर्स्ट टाइम हम लोग गोवा में किया था, उस समय 21 का स्टेट पार्टिसिपेट किया था, मे बी 600 or 700 पार्टिसिपेंट्स वाज देयर इन डिफरेंट एज कैटेगरी। बट नाउ 22nd में पुणे में जब हुआ था तब ये नंबर काफ़ी बढ़ चुके थे और नंबर भी काफ़ी बड़ा है। इसी के साथ समाचार को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।